अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का आगाज करने से पहले गुजारिश है कि दुआ वाइज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो हर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। हमारा ये शहर कराची अपने आप में बेमिसाल है। इस शहर में ऐसे ऐसे अजूबा रोजगार मिलते हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। इंतखाब अहमद भी एक ऐसा ही अजीबो गरीब किरदार है। जब इससे मेरी पहली मुलाकात हुई तो इसका तासर कुछ और था, मगर जब इसके चेहरे का नकाब उतरा तो मैं हैरान रह गया। इसकी खुश अखलाकी का पर्दा चाक हुआ तो मैं दंग रह गया। इंसान ऐसा भी होता है, ये जानकर मेरे अंदर गम व गुस्से का तूफान सा उठ गया था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से किरदार देखे हैं। मैंने इन किरदारों पर कहानियां भी लिखी हैं। इन किरदारों में तरह तरह के लोग थे, बा असूल बा किरदार, बदमाश, अजीब हरकतें करने वाले और अजीब आदतें रखने वाले। ये किरदार भी एक नावल की तरह था। पढ़ते जाइए और हैरान होते जाइए। कमाल के लोग होते थे। ऐसे लोग हमेशा याद रह जाते हैं। ये लोग जहन से चिपक कर रह जाते हैं। ये ख्वाब देखने और ख्वाब दिखाने वाले लोग होते थे। मैं ये नहीं कहता कि अब ऐसे लोग नहीं होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन अब इतनी फुर्सत कहाँ है कि ऐसे किरदारों को तलाश किया जाए। बकौल फैज, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। तुझसे भी दिल फ्रेब हैं गम रोजगार के। इन्हीं बेशुमार किरदारों में एक साहब जी थे। ऐसे मिजाज का इंसान मैंने आज तक न देखा। कतरे बारी जिस्म रखने वाले, आवाज में नरमी, तहजीब सब कुछ था। हमेशा कुर्ता शलवार में दिखाई दिए। पान का एक छोटा सा डिब्बा इनके हाथ में रहता था। इनसे मेरी मुलाकात एक होटल में हुई थी। वो होटल कराची के बंद रोड का होटल था। इस जमाने में कोयटा होटल का ज्यादा रवाज नहीं हुआ था। चाय बाकायदा किस्म के होटलों में मिलती थी और सलीके के साथ पेश की जाती। चीनी और दूध अलग अलग छोटी छोटी प्यालियों में, छलनी भी साथ हुआ करती। अब चाय खानों में ऐसी शास्तगी कहाँ रही। अब तो आवाज लगती है, ओए दूध पत्ती की चैनक बेच दे, और गलीजा छोटी सी केतली और गंदी प्यालियां सामने लाकर रख दी जाती हैं। पीना है तो पियो वरना जहन्नम में जाओ। हो सकता है एक दो ऐसे रेस्टोरेंट बच गए हों, लेकिन वो कम से कम हमारे इर्द गिर्द नहीं है। बहरहाल तो मैं बात इस होटल की कर रहा था जिसमें चाय पीने दाखिल हुआ था। चाय पी ही रहा था कि किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज आई। एक आदमी एक दूसरे आदमी को बुरा भला कह रहा था। ये कोई अच्छी बात नहीं है जनाब। वो गर्जमंद था, कोई मजबूरी इसे यहाँ तक ले आई होगी। आपने झिड़क कर अच्छा नहीं किया। बात सुनने वाले आदमी ने बोलने वाले की तरफ देखा। अरे भाई, चक्कर क्यों दे रहे हो? मदद करनी हो तो कर दो। मैंने सबका ठेका तो नहीं ले रखा। आप ठीक कहते हैं, आपने ठेका नहीं लिया, लेकिन कम से कम अच्छी जुबान और नरमी का ठेका तो आपके पास है। अच्छा भाई, अच्छा, गलती हो गई, अब पीछा छोड़ दो। बातें सुनाने वाला आदमी खामोश होकर एक मेज की तरफ बढ़ गया। मुझे इस शख्स में दिलचस्पी पैदा होने लगी। हकीकतन कोई ऐसी बात होगी जिसने इसको भड़का दिया था। मैं कुछ सोचकर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जनाब, एक बात बताइए, आप इन साहब से क्यों नाराज हो रहे थे? अब क्या बताऊं, इस आदमी ने कहा। ये मेरी गलती है, मैं ऐसे मौकों पर खुद पर काबू नहीं रख सकता। पता नहीं क्यों बदन में एक आग सी भड़क उठती है। क्या बताना पसंद करेंगे हुआ क्या था? भाई, मेरा असूल है कि अगर आपके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है तो नरमी से माजरत कर दो। इसे झिड़कने और हकीर समझने की जरूरत नहीं है। बात इतनी थी कि एक बच्चा जरूरतमंद इनकी मेज के पास आकर खड़ा हो गया था। उन्होंने बहुत बुरी तरह इसे झिड़क कर भगा दिया। बस ये बात मुझे बुरी लग गई, वरना ना तो मैं इनको जानता हूँ और ना ही इस जरूरतमंद को। जनाब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जनाब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। आप एक दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान हैं। मुझे इंतखाब कहते हैं। इसने मुसाफा किया। बात यह है कि मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो जरूरतमंदों को झिड़क देते हैं। अरे भाई, अगर कुछ नहीं है देने को तो नरमी से माजरत कर लो। वो कौन सा तुम्हारे पीछे डंडा लेकर खड़ा हो जाएगा? ये बात तो है। मैंने इसकी तायीद की। आप वाकई एक नेक इंसान हैं। भाई, आपका क्या नाम है? इसने पूछा।
فراز نام ہے میرا، میں نے اپنا تعارف کروایا۔ فراز صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا رکھا ہے کہ دوسروں کے کام آتے رہو، خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ تقسیم کرتے رہو، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں خود بخود مل جائیں گی۔ بہت زبردست نظریہ ہے آپ کا۔ میں نے کہا، ویسے آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ بھائی 1-2 NGOs کے ساتھ وابستہ ہوں، اس نے بتایا۔ جہاں تک ممکن ہے دوسروں کے کام آیا کرتا ہوں۔ ہاں صاحب، آپ جیسا آدمی ایسے کام کر سکتا ہے۔ خوش رہیں۔ اس سے کچھ دیر گپ شپ ہوتی رہی، پھر ہم ایک دوسرے سے رخصت ہو کے، اس نے بتایا تھا کہ وہ سبز منڈی کے پاس کہیں رہتا ہے۔ میں اس ملاقات کو بھول جاتا، لیکن ایک دن پھر وہ صدر میں مل گیا۔ کتابیں تلاش کرنا میری ہابی رہی ہے۔ میں عام طور پر اردو بازار یا صدر کی طرف کتابوں کی تلاش میں نکل جاتا ہوں۔ اس دن بھی میں کسی کتاب کی تلاش میں تھا کہ انتخاب مل گیا۔ وہ بہت گرم جوشی سے ملا تھا۔ ارے بھائی فراز صاحب، کیا آپ بھی کتابوں کے بیمار ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی جناب، شروع سے، میں نے بتایا۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہوئی، اپنا بھی یہی مشغلہ ہے، چلیں کہیں چل کر بیٹھتے ہیں۔ ہم ایک ہوٹل میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے چائے اور بسکٹ وغیرہ کا آرڈر دے دیا تھا۔ پھر ہمارے درمیان ادب کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی۔ اس دن پتہ چلا کہ اس کا مطالعہ بھی اچھا تھا۔ اس دن ہمارے درمیان کچھ ذاتی باتیں بھی ہوئی۔ اس نے بتایا، فراز صاحب، میری بیوی ایک یتیم عورت ہے، ماں باپ نہیں ہیں اس کے، صرف 2 بہنیں ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں اور میں ہی ان کی کفالت بھی کرتا ہوں جو بھی میرے بس میں ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں آپ۔ جی جناب، اس قسم کی نیکیاں کام آیا کرتی ہیں۔ اس نے کہا، ویسے کبھی ہمارے غریب خانے بھی تشریف لائیں، آپ سے بے تکلفی تو ہو چکی ہے۔ بے تکلفی نہیں انتخاب صاحب، دوستی۔ میں جلدی سے بولا، آپ جیسے انسان کو دوست بنا کر خوشی ہوتی ہے۔ ارے صاحب، کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ میری کیا حیثیت ہے، ایک عام سا انسان ہوں۔ میں آپ کو اپنا ایڈریس سمجھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، بہت آسانی سے پہنچ جاؤ گے، ویسے عام طور پر اتوار کا دن میں گھر پر ہی گزارتا ہوں۔ اس نے اپنا ایڈریس ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیا۔ اس نے چائے کے دوران پوچھا، فراز صاحب، آپ کی شادی تو ہو گئی ہوگی؟ جی نہیں، ابھی تک اس نعمت سے محروم ہوں، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ چلیں، وقت آنے پر وہ بھی ہو جائے گی۔ کچھ دیر اور باتیں ہوئی، پھر ہم ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ 1-2 اتوار گزرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ انتخاب کے گھر جایا جائے۔ اس اتوار کو کہیں جانا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کام تھا، اس لیے میں نے انتخاب سے ملاقات کا پروگرام بنا لیا۔ ایڈریس واقعی بہت آسان تھا، اس نے بہت تفصیل سے سمجھا دیا تھا، اس لیے میں کسی دشواری کے بغیر اس کی گلی تک پہنچ گیا۔ اس گلی میں پہنچا تو وہاں ایک تانتا لگا ہوا تھا، کچھ لوگ جمع تھے اور انتخاب ان کے درمیان کھڑا ہوا چیخ رہا تھا اور ایک دوسرا آدمی انتخاب کو گالیاں دے رہا تھا۔ محلے والوں نے میرے سامنے اس جھگڑے کا خاتمہ کروا دیا۔ اسی وقت انتخاب کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ارے فراز صاحب، آپ کس وقت آئے؟ بس ابھی آیا ہوں اور یہاں آپ کا شاید جھگڑا ہو رہا تھا۔ جھگڑا ہی سمجھ لیں۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ اس محلے میں ایک پاگل عورت رہتی ہے، بیچاری کو اپنا ہوش نہیں ہے، ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک بچے نے پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا۔ یہ اتفاق ہے کہ میں بھی گلی میں تھا، فوراً اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کی مرہم پٹی کروائی اور واپس آ کر اس بچے کو ڈانٹنے لگا کہ اس کے والد محترم لڑنے کے لیے آگے کہ ان کے بچے کو کیوں ڈانٹا گیا۔ ارے یہ تو بہت غلط سی بات ہوئی۔ جی ہاں، خود سوچیں، کیا اس پاگل عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ اگر خدا کی مرضی سے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ انتخاب صاحب، آپ واقعی ایک بڑے انسان ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے نہیں صاحب، ایسا کہہ کر شرمندہ نہ کریں۔ اس نے کہا، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ خیر چھوڑیں، اب تو یہ جھگڑا ختم ہوا، آئیے گھر چلتے ہیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ چھوٹا سا گھر تھا لیکن بہت سلیقے سے سجا ہوا۔ بیٹھک میں آرائش کی ایسی چیزیں تھی جن سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سب گھر میں بنائی گئی ہیں۔ میں حیران نظروں سے سب دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا، فراز صاحب، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میری دونوں سالیوں نے بنائی ہیں۔ واہ، بہت خوبصورت ہے، میں نے تعریف کی۔ یہ بہت بڑا آرٹ ہے۔ جی ہاں، اور وہ دونوں آرٹ کی دولت سے مالا مال ہیں۔ آپ تشریف رکھیں پلیز۔
पीस मुझे बिठाकर वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो इसके साथ एक औरत भी थी, दुबली पतली सी। अगरचे इसका रंग सांवला था लेकिन इसके नकूश बहुत तीखे थे। फराज साहब, ये मेरी बीवी यानी शरीके हयात है फरजाना, इसने तारुफ करवाया। इसकी बीवी ने बड़े अदब से सलाम किया। फिर इंतखाब ने अपनी बीवी से मेरा तारुफ करवाते हुए बताया, फराज साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, शायरी भी करते हैं और मेरी तरह इनको भी किताबों का शौक है। भाभी जान, आपकी क्या मसरूफियत है? मैंने पूछ लिया। कोई खास नहीं, इसने जवाब दिया। दिन भर घर के कामों में उलझी रहती हूँ। अलबत्ता मेरी दोनों बहनें हैंडवर्क करती रहती हैं। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा। इतनी देर में एक लड़की हाथ में ट्रे लिए दाखिल हुई। इसमें चाय के साथ साथ पकौड़े भी थे। वो भी सलाम करके एक तरफ बैठ गई। इसने ट्रे मेज पर रख दी थी। इंतखाब साहब, ये आपने क्या तकल्लुफ कर दिया? मैंने पकौड़ों की तरफ इशारा किया। बस चाय काफी थी। अरे भाई, ये तकल्लुफ मैंने नहीं, रेहाना ने किया है। वो हंसकर बोला, ये फरजाना से छोटी है, इससे छोटी रिजवाना है, वो आ रही होगी। वो शख्स जितने एहतराम और सलीके के साथ अपनी सालियों का जिक्र कर रहा था, इससे ही इसके अंदर के मुहस्सब इंसान का पता चल रहा था। रेहाना के नकूश भी बहुत खूबसूरत थे, शायद अपनी बड़ी बहन फरजाना से भी ज्यादा। इसके बाल बड़े बड़े थे। मजमूई तौर पर वो एक जज्बे नजर लड़की थी। कुछ देर बाद दूसरी साली भी आ गई, जिसका नाम रिजवाना बताया गया था। वो भी कम नहीं थी, खास तौर पर इसकी आंखें, जिनमें एक खोई खोई सी कफियत थी। ऐसी आंखें अपने अंदर सोचने की सलाहत रखती हैं। इनके बनाए हुए पकोड़े भी बहुत मजेदार थे। सच है कि इसके घर में जाकर घरेलू जन्नत का मजा आ गया था। एक बीवी, 2 सालियां और एक मुहज्जब और हर एक से मोहब्बत करने वाला शख्स। अब और क्या चाहिए? इस घर में सब कुछ था। घर रकबे में बड़ा ना सही, लेकिन वस्ते कलम में बड़ा था। और मेरे लिए तो इसकी हमियत इसलिए और भी हो गई थी कि बरसों के बाद मैंने इतनी भरपूर घरेलू फजा में कुछ देर गुजारा था। मैं तो ऐसे घरेलू माहौल को तरस का रह गया था। अकेली जिंदगी गुजर रही थी। अब इस जिंदगी में किसी की शमूलियत बहुत जरूरी हो गई थी। औरों तो घर की जीनत और रौनक हुआ करती है। मेरा घर ऐसी नेमत से खाली था। मैं बहुत देर तक बैठकर वापस आ गया। वहां से उठने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन अदब का तकाजा था कि मैं ज्यादा देर तक उनके सरों पर मुसल्लत ना रहूं। वापस आकर मैं इसके घर के बारे में सोचता रहा। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मुबीन। मैं अपने बहुत से मामलात में इससे मशवरा भी करता था। मैंने जब इसे पूरी कहानी सुनाई तो इसने कहा, बेवकूफ इंसान, अब किस बात की परेशानी है? क्या मतलब ये कि अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करो। ये सोचो कि वो शख्स अपनी सालियों को तुम्हारे सामने क्यों लाया, सिर्फ इसलिए कि तुम इन दोनों में से किसी एक को पसंद करके शादी का पैगाम भेज दो। शायद तुम ठीक कहते हो, शायद नहीं। यकीनन, मुबीन ने कहा। वो खुद तुम्हारी पेशकदमी के इंतजार में होगा। इससे बात करके देख लो। क्या मैं खुद ही बात करूं? हाँ, तुम खुद बात करो, इसलिए कि तुमसे इसकी बेतकल्फी भी है। तुमको इससे बात करते हुए झिझक नहीं होनी चाहिए। कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन ये हिम्मत खुद ही करना थी। 2-4 दिन के बाद मैं इंतखाब के घर पहुंच गया। मैं कुछ मिठाइयाँ और फल वगैरह ले गया था ताकि ये कह सकूं कि कहीं से तोहफे के तौर पर आए थे, लेकिन इंतखाब घर पर नहीं था। इसकी बीवी ने दरवाजा खोला था। मुझे देखकर वो खुश हो गई। आइए फराज साहब, आइए अंदर आ जाएं। इंतखाब साहब तो काम से गए हुए हैं, आप तशरीफ रखें। भाभी, ये मैं आप लोगों के लिए लाया था। मैंने शॉपर से इसकी तरफ बढ़ा दिए। आप अंदर तो आइए। उसके बुलाने पर मैं अंदर चला गया। उस बैठक में बिठाया गया जहाँ पहले बैठा था। उसकी बीवी मेरे सामने बैठ गई। उस दिन तो उसने ज्यादा बातें नहीं की थी, लेकिन इस दिन पता चला कि वो भी खासी पढ़ी लिखी हैं। हमारे दरमियान इधर उधर की बातें भी होती रही। इसी दौरान इसकी छोटी बहन रेहाना ट्रे लेकर आ गई, जिसमें चाय और बिस्किट वगैरह थे। फरजाना उठकर अंदर चली गई। रेहाना बातें करती रही। पहले दिन मैंने अपने दिल में रेहाना ही को पसंद कर लिया था। इसके हुस्न में खास किस्म का तीखापन था और मुझे ऐसी नेक लड़कियां बहुत अच्छी लगती थी। मैंने सोच लिया कि मैं इंतखाब से रेहाना की ही बात करूंगा। आधे घंटे की इस दूसरी मुलाकात में हम एक दूसरे के बहुत हद तक करीब आ गए थे और ये यकीन हो गया था कि इस घर से रेहाना के लिए मेरी दरख्वास्त रद्द नहीं की जाएगी। बहुत सरशार होकर वापस आया।
इस जमाने में मोबाइल वगैरह का रिवाज नहीं था। आज का दौर होता तो एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया जाता, फिर रात गए तक बातें होती। मोबाइल तो दरकिनार टेलीफोन तक बहुत कम घरों में हुआ करते थे। जिनसे मिलना है या कोई पैगाम पहुंचाना हो, इन तक खुद जाना पड़ता था। एक शाम मैं इस इरादे से इसके पास पहुंच गया। इस बार भी इसकी गर्मजोशी हमेशा की तरह थी। मामूल के मुताबिक चाय और नाश्ते का इंतजाम किया गया। इसकी बीवी कुछ देर तो हमारे साथ बैठी रही, फिर उठकर अंदर चली गई। मैंने अपने आप को समेटते हुए अंतखाब से कहा, जनाब आज मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। हाँ फराज साहब बताइए। आपको मैं ये बता चुका हूँ कि मैं एक तन्हा इंसान हूँ और ये जिंदगी अब दुश्वार मालूम होने लगी है। ये तो है, इसने अपनी गर्दन हिलाई। वो बात ये है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। अरे भाई कह दें जो कहना है। इंतखाब साहब आपकी साली मुझे बहुत अच्छी लगी है, वही रेहाना, मैं इससे शादी का पैगाम लेकर आया हूँ। चलें ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आपने रेहाना को पसंद कर लिया, और जहाँ तक शादी का सवाल है तो मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। जी मैंने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। इसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। फराज साहब रेहाना एक बहुत अच्छी लड़की है, इसके साथ वक्त गुजारने वाला खुश हो जाता है, तो आप शादी करके दूसरों को इस खुशी से महरूम क्यों करना चाहते हैं? आपको रेहाना की गुर्बत चाहिए, वो मिल जाएगी। इसे अपने साथ ले जाओ, घुमाओ फिराओ, एंजॉय करो। कहाँ शादी वादी के चक्कर में पड़ रहे हो? अब तो मैं बिल्कुल ही बुखला गया। ये कैसा आदमी था, कैसी बातें कर रहा था? इंतखाब साहब मैं अभी भी कुछ नहीं समझ सका। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मेरी समझ से बालातर है। फराज साहब मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे लोगों की खिदमत करके खुशी होती है। इसने कहा, मैं खुशियाँ तकसीम करने वाला आदमी हूँ, किसी खुशी को अपने आप तक नहीं रखता। अगर फरजाना मेरी बीवी भी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे साथ ले जा सकते हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कुछ मुआवजा जरूर दे दीजिएगा। देखिए ना, मुझे भी तो घर चलाना पड़ता है ना। आपकी तरह 2-4 मेहरबान और भी हैं। महीने में 3-4 बार वो लोग आ जाते हैं और किसी एक को अपने साथ ले जाते हैं। वो भी खुश और हम भी खुश। इसको कहते हैं प्यार बांटने का अमल। वो मेरे लिए दुआएं करते होंगे और मैं इस तरह अपनी नेकी बढ़ाता चला जा रहा हूँ। एकदम मेरी समझ में आ गया था कि वो कौन है, किस किरदार का आदमी है। वो अपनी बीवी और सालियों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ला हौल वला कुव्वत। मैं वहाँ से इस पर लानत बेचकर वापस आ गया। हालांकि इसने आवाजें भी दी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ रही थी कि इसकी तरफ देख भी सकता। इंसान का एक नया रूप सामने आ गया था, एक मुख्तलिफ किरदार।